नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में। हिंदी में शोध या अनुसंधान, ये दो शब्द मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, शोध या अनुसंधान, और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है रिसर्च। हिंदी में कुछ और शब्दों का प्रयोग भी इसके लिए किया जाता है, जैसे गवेषणा है, अन्वेषण है, अनुशीलन, परिशीलन, समीक्षा, आलोचना, खोज इत्यादि शब्द। अंग्रेजी में इसके लिए एक ही शब्द है रिसर्च, और हिंदी में रिसर्च के लिए मुख्य रूप से दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं शोध और दूसरा अनुसंधान। तो सामान्य परिचय अगर बताया जाए कि शोध या अनुसंधान क्या है, तो हम कहेंगे कि किसी भी चीज़ को खोजना। अब किस चीज़ को खोजना? तो ज्ञान को, ज्ञान की तलाश रिसर्च है। ज्ञान की तलाश, खोज रिसर्च है। एक सामान्य धारणा ये हो सकती है, एक सामान्य बात ये हो सकती है, लेकिन व्यवस्थित रूप से अगर हम कहें तो रिसर्च का मतलब है कि किसी भी समस्या का समाधान। रिसर्च के लिए, शोध या अनुसंधान के लिए एक समस्या का होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो रिसर्च का अर्थ है किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना, समाधान खोजना, तलाश करना, रिसर्च कहलाता है। और यह जो किसी भी समस्या का समाधान हम रिसर्च या शोध में ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो उसका जो तरीका होता है वह वैज्ञानिक होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। तो हम अब इस तरह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से किसी समस्या का समाधान ढूंढना रिसर्च कहलाता है, शोध कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा मानव जाति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मनुष्यता के लिए, पृथ्वी के लिए, दुनिया के लिए जो लाभदायक रिसर्च हैं वो किए जाने चाहिए। हमेशा मानव जाति के लिए कल्याणकारी रिसर्च किए जाने चाहिए। ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया जाना चाहिए जिससे मानव जाति, समाज, व्यक्ति, राष्ट्र किसी पर बुरा प्रभाव पड़े या उसके लिए विनाशकारी साबित हो। ऐसे शोध से बचना चाहिए। इसको हम रिसर्च इथिक्स कहते हैं। रिसर्च इथिक्स एक व्यापक शब्द है, शोध नैतिकता उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ है कि किसी भी समस्या पर वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ढंग से विचार करना रिसर्च कहलाता है, शोध कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। तो एक सामान्य परिभाषा रिसर्च की अगर दी जाए तो इस तरह दी जा सकती है। अब हम रिसर्च क्या है, अगर सवाल ये है कि रिसर्च क्या है या रिसर्च की विशेषताएं क्या है पूछा जाए, शोध की विशेषताएं क्या हैं जनरल टर्म पे, तो हम कहेंगे कि रिसर्च इज ए इंक्वायरी प्रोसेस। रिसर्च खोजबीन है, जांच पड़ताल है, तलाश है, एक प्रक्रिया है अनुसंधान की, खोज की। तो रिसर्च एक इंक्वायरी प्रोसेस है, खोजबीन, तलाश, जांच पड़ताल की एक प्रक्रिया है रिसर्च, अनुसंधान। दूसरी विशेषता कि दैट हैज़ क्लियरली डिफाइंड पैरामीटर्स। शोध या अनुसंधान या रिसर्च जिसे हम कहते हैं, उसके कुछ मानदंड पहले से निश्चित होते हैं जिनके आधार पर हमें रिसर्च करना होता है। और वो मानदंड जो होते हैं, जो नियम या उपनियम बनाते हैं हम रिसर्च के में पहले, वह सुस्पष्ट होना चाहिए। जिन मानदंडों पर, जिन नियमों पर, जिन कसौटियों पर आप रिसर्च करेंगे, वे नियम, वे मानदंड, वे कसौटियाँ, वे पैरामीटर्स स्पष्ट होने चाहिए, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। अगर पैरामीटर्स में, हमारे मानदंडों में, हमारे नियमों में कन्फ्यूज़न होगा तो रिसर्च लेंदी होगा, रिसर्च टफ हो जाएगा, रिसर्च लंबा जाएगा, उसके निष्कर्ष निकलने में मुश्किलें होंगी। इसलिए रिसर्च एक प्रक्रिया है जो तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से किसी समस्या के समाधान को खोजने के लिए किया जाता है। और इस एक प्रोसेस है, रिसर्च एक इंक्वायरी प्रोसेस है, जांच पड़ताल, खोजबीन की प्रक्रिया है, और इसकी मानदंड, पैरामीटर्स स्पष्ट होते हैं। तो पहली विशेषता जो रिसर्च की है कि रिसर्च क्या है, शोध क्या है, तो शोध एक इंक्वायरी प्रोसेस है, एक खोजबीन की प्रक्रिया है। दूसरा कि इसके निर्धारित मानदंड होते हैं, नियम होते हैं, स्पष्ट नियम होते हैं। तीसरा कि इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, रिसर्च के कुछ उद्देश्य होते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। अब वो उद्देश्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो ये होता है कि जानकारी, ज्ञान की तलाश। दूसरा, ज्ञान का स्वीकार करना, ज्ञान का निर्माण करना, बिल्डिंग ऑफ नॉलेज। रिसर्च के बाद हम एक नया ज्ञान क्रिएट करते हैं,
या जो ज्ञान पहले से है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकारते हैं, या उस पहले से प्राप्त ज्ञान का खंडन करते हैं, या पहले से प्राप्त ज्ञान में कुछ नया जोड़ते हैं, या किसी सिद्धांत, थ्योरी, परिकल्पना, नियम का निर्माण करते हैं, या कोई हम योजना बनाते हैं, नीति का निर्धारण करते हैं रिसर्च के दौरान, है ना। तो इस तरह से ज्ञान का अस्वीकार, ज्ञान का खंडन, ज्ञान का मंडन, नए ज्ञान का निर्माण, नए सिद्धांत का निर्माण की समस्या की पड़ताल इत्यादि रिसर्च के दौरान किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिसर्च एक इंक्वायरी प्रोसेस है जिसमें किसी समस्या की पड़ताल कुछ निर्धारित मानदंडों के आधार पर की जाती है। रिसर्च का उद्देश्य है ज्ञान को स्वीकार करना, उसको खारिज करना, नए ज्ञान का निर्माण करना, नए पुराने ज्ञान में कुछ जोड़ना, किसी सिद्धांत का निर्माण करना, योजना बनाना, प्लानिंग करना, नीति नियमों का निर्धारण करना, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेना, किसी समस्या का पड़ताल करना, ये सारे एक रिसर्च का विशेषताएं होती है, रिसर्च में होता है। ठीक है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये ध्यान देने वाली बात है कि रिसर्च एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें पूर्वाग्रह और रूढ़ि और पक्षपात के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो शोध एक वैज्ञानिक और तार्किक प्रक्रिया है और इसका मानव के लिए इसका कल्याणकारी होना बहुत आवश्यक होता है। मानव के लिए विनाशकारी शोध नहीं किए जाने चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम आगे आते हैं कि शोध की विशेषताएं या प्रकृति क्या होती है, एक शोध की क्या विशेषताएं हैं। तो शोध की जो पहली विशेषता वो ये है कि शोध समस्या की व्याख्या करता है। रिसर्च शोध किसी समस्या की व्याख्या और वर्णन करता है ना। किसी समस्या के छोटी छोटी बातों को, तथ्यों को उभार कर, प्रकाश मिलाकर उस पर विस्तार से बातचीत किया जाता है रिसर्च में। तो शोध किसी समस्या की सूक्ष्मता से व्याख्या और विस्तार से वर्णन करता है। दूसरा, शोध के निर्धारित मानदंड या कसौटियाँ होती हैं। तीसरा, जो शोध की विशेषताएं हैं कि शोध के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात हम रिसर्च के बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं वह निष्कर्ष सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अगर वो निष्कर्ष जनरलाइजेशन नहीं हो सकता उस निष्कर्ष का, तो हम समझना चाहिए कि वो रिसर्च लिमिटेड हो गया। फिर वो उसका निष्कर्ष वो अगर सब पे लागू नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो रिसर्च बहुत व्यापक नहीं है, उस रिसर्च में कुछ त्रुटियां हैं। तो सामान्यतः जो रिसर्च समाज में, साहित्य में, लिटरेचर में, मेडिकल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जहाँ भी रिसर्च होते हैं वहाँ एक कोशिश रहती है कि जो निष्कर्ष निकले उस निष्कर्ष को सभी समान रूप से मान सकें, सब पे वो निष्कर्ष लागू किया जा सके, जनरलाइजेशन हो सके निष्कर्ष का। ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता यह है कि शोध जो है वो आने वाले समय का संकेत बताता है, उसकी भविष्यवाणी करता है। रिसर्च से हम अपने पास्ट को तो जानते ही हैं और प्रेजेंट को सुधारते ही हैं, फ्यूचर का आकलन भी करते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है, उसका आकलन भी करते हैं। तो रिसर्च पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से जुड़ा होता है। रिसर्च एक व्यवस्थित, नियंत्रित और तार्किक प्रक्रिया है। यह रिसर्च जो है वह निगमनात्मक प्रक्रिया है, यानी कि हम जनरल से पार्टिकुलर, है ना, रिसर्च में हम सामान्य बातों से एक विशेष नियम को निकालते हैं और उस नियम को फिर हम समान रूप से सब पे लागू करते हैं। तो रिसर्च एक निगमनात्मक प्रक्रिया, डिडक्टिव मेथड है, ये ध्यान देने वाली है। ये शोध की विशेषताएं थी। शोध के एम, उद्देश्य क्या है, एम क्या है। तो एम ऑफ रिसर्च, पहला जो शोध का उद्देश्य है वह है सत्य की खोज। दुनिया के किसी भी शोध का पहला उद्देश्य है सत्य की तलाश करना। व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दैट प्रॉब्लम, उस किसी समस्या की प्रॉब्लम की सत्यता क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है ना। तो सबसे पहले जो रिसर्च का उद्देश्य होता है वो होता है सत्य की तलाश करना, सत्य की खोज करना, वास्तविकता को जानना। दूसरा, व्यवहार की भविष्यवाणी करना। रिसर्च के द्वारा हम व्यक्ति से लेकर समाज, सरकार, मनुष्य, नेचर, मौसम, हर किसी चीज़ की भविष्य में करने वाले या होने वाले व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं। तो रिसर्च में पहला जो उद्देश्य है वो है सत्य की खोज, वास्तविकता की तलाश। दूसरा, किसी का व्यवहार भविष्य में कैसा होगा या बाद में कैसा होगा, उसकी भविष्यवाणी या उसका आकलन हम रिसर्च के द्वारा पहले कर लेते हैं और उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, अपना प्रिकॉशन अपनाते हैं।
तीसरी जो विशेषता है, तीसरा जो उद्देश्य है शोध का, वो ये है कि दो चरों के बीच संबंध स्थापित करना। रिसर्च में एक चीज़ तो होता नहीं है, कई सारे फैक्ट, कई सारी सूचनाएं कहीं लेकर के हम एक नई सूचना या नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे चर होते हैं, कम से कम 2 चर तो होते ही हैं। तो बहुत सारे तथ्यों के बीच, बहुत सारे ज्ञान के बीच क्या संबंध है, बहुत सारे चरों के बीच। चर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साइंस में वेरिएबल्स, चर यानी कि वेरिएबल्स का प्रयोग होता है। अगर उसको ह्यूमैनिटीज़ के विषयों में कहें तो बहुत सारे ज्ञान के बीच, बहुत सारी घटनाओं के बीच क्या संबंध है, इसका निरूपण हम रिसर्च के दौरान करते हैं कि ऐसा हुआ था तो इसका कारण ये था, किसी ने चोरी की तो इसका मतलब वो भूखा होगा, है ना, किसी ने बैंक लूटा, इसका मतलब उसके पास उसको पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। तो दो घटनाओं के बीच या किसी मनोवृत्ति के बीच, किसी घटना के बीच, कई घटनाओं के बीच कोई रिलेशन होता है, उसको हम रिसर्च के दौरान खोजते हैं। अगला जो उद्देश्य है शोध का, वो है कि हम जो निष्कर्ष निकालते हैं बहुत सारे ज्ञान के आधार पे, उसका हम एक सामान्यीकरण करते हैं और एक ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं जिसको हम सब पे लागू करते हैं, यानी सामान्यीकरण पर पहुंचना। पहला सत्य की खोज, दूसरा व्यवहार की भविष्यवाणी करना, ये शोध का उद्देश्य है। तीसरा शोध का उद्देश्य है दो चरों के बीच या विभिन्न ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करना। चौथा जो उद्देश्य है शोध का, वो है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन पर पहुंचना। पांचवा जो उद्देश्य है शोध का, वो है कि समस्या का समाधान तलाश करना या ढूंढना, कि सिर्फ समस्या पे बात करने से तो होगा नहीं, उसका समाधान भी ढूंढना होगा। तो समाधान ढूंढना शोध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य शोध का होता है कि योजना का निर्माण करना, निर्णय लेना। हम डिसीजन, किसी समस्या के आने पर हम कैसे निर्णय लें, यह भी हम रिसर्च के द्वारा तय कर सकते हैं। कोई नियम हम कैसे बनाएं, यह भी नीति निर्धारण, यह भी हम रिसर्च के आधार पर कर सकते हैं। तो योजना का निर्माण करना, निर्णय प्रक्रिया का निर्धारण करना, नीति निर्धारण करना, है ना, इन सब के लिए एक वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। हम कोई डिसीजन ऐसे ही तो ले नहीं सकते हवा में, कोई योजना हम ऐसे ही नहीं बना सकते, कोई नियम हम ऐसे नहीं बना सकते। तो कोई योजना बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए हमारे पास कोई आधार होना चाहिए, और वो आधार वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण होना चाहिए। और वह वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण आधार डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए हमें तब मिलेगा जब हम रिसर्च करेंगे। किद है। और जो एक और उद्देश्य शोध का होता है महत्वपूर्ण, वह होता है कि विद्यमान सत्यों, यानी जो पहले से सत्य हैं, ज्ञान है, सिद्धांत हैं, आंकड़े हैं, उसका सत्यापन करना, उसकी परख करना, वो कितना सही है, कितना गलत है, यह भी रिसर्च के द्वारा होता है। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि शोध के क्या उद्देश्य हैं। सत्य की खोज करना, व्यवहार की भविष्यवाणी करना, दो चरों के बीच संबंध स्थापित करना, सामान्यीकरण पर पहुँचना, समस्या का समाधान ढूंढना, योजना का निर्माण करना और निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, और पहले से जो उपस्थित ज्ञान है, सिद्धांत हैं, उसकी परख, उसका सत्यापन, उसका वेरिफिकेशन रिसर्च के उद्देश्य में शामिल होता है। शोध के चरण, स्टेप्स। किसी शोध में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। तो इसको हम शोध के चरण कहते हैं। शोध के चरण का आशय है शोध जिन जिन स्टेप्स यानी कि प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, उसे हम शोध के चरण कहते हैं। कि एक रिसर्च, एक शोध, एक अनुसंधान जिन प्रक्रियाओं और चरणों से होकर पूरा होता है, उपक्रमों से पूरा होता है, उसे हम शोध के चरण कहते हैं। पहला जो सबसे शोध का चरण है, वो सबसे पहला है कि समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। शोध समस्या का चुनाव, ये सबसे पहले रिसर्च में होता है, क्योंकि रिसर्च होने के लिए समस्या का होना जरूरी है। तो सबसे पहले शोध में करने के लिए जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले हम एक समस्या का चयन करते हैं। दूसरा कि उस समस्या से जुड़ा हुआ जो पहले का ज्ञान है, उसको हम अध्ययन करते हैं, और इसको हम कहते हैं पूर्व साहित्य का अवलोकन। तो पहला हो गया समस्या का चयन, दूसरा हो गया पूर्व साहित्य का अवलोकन। पूर्व साहित्य का अवलोकन इसलिए करते हैं ताकि जो बातें उस विषय के बारे में, उस समस्या के बारे में पहले कही जा चुकी हैं, उसको हम दोहराएं ना, और हमारा समय बच जाए, हमारा परिश्रम व्यर्थ ना हो। और क्या क्या तरीके से पहले रिसर्च हो चुका है, किन किन तरीकों से अध्ययन किया जा चुका है, ये सब हमें पता रहता है, तो हम एक उससे आगे बढ़ के अपना प्रयास करते हैं। तो पहला समस्या का चयन, शोध का पहला चरण है समस्या का चयन, और दूसरा संबंधित साहित्य का, पूर्व साहित्य का अवलोकन, जिसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। शोध का तीसरा चरण है शोध उद्देश्यों का निर्माण करना।
इसे हम शोध प्रश्न का निर्माण करना भी कहते हैं। हम कोई शोध करते हैं, किसी समस्या पर विचार करते हैं तो कोई उद्देश्य होता है। तो शोध का तीसरा चरण है शोध उद्देश्यों का निर्माण करना, शोध प्रश्नों का निर्माण करना कि हमें कौन कौन से हमारे उद्देश्य पूरे होंगे इस शोध के बाद। चौथा जो शोध का चरण है वो है शोध परिकल्पना का निर्माण करना, रिसर्च हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस क्या होता है? तो ये शोध परिकल्पना एक संभावित निष्कर्ष होता है, क्योंकि हमने उद्देश्य तो तय कर लिए हैं। अब क्या उद्देश्य हमारा पूरा होगा, तो हम परिकल्पना में ये मान के चलते हैं कि हाँ इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। तो जो संभावित निष्कर्ष होता है वह परिकल्पना कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निष्कर्ष सत्य ही हो, बदल भी सकता है रिसर्च के बाद। लेकिन अगर हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बदल जाएगा, संभावित निष्कर्ष जो हमने माना है वो नहीं निकलेगा, कुछ और निकलेगा, तो रिसर्च रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि एक संभावित निष्कर्ष यह निकलेगा। तो चौथा चरण होता है स्टेप होता है शोध परिकल्पना का निर्माण। पांचवा चरण होता है शोध विधि, रिसर्च मेथड। किस विधि से हम शोध कर रहे हैं? ऐतिहासिक विधि, सामाजिक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, किस विधि से रिसर्च कर रहे हैं? शोध विधि। हर विषय पर एक ही विधि का प्रयोग नहीं हो सकता, तो कई सारे शोध विधियाँ होती हैं जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। तो पांचवा स्टेप्स है शोध विधि। छठा जो होता है वो होता है आंकड़ों का संग्रह। हम समस्या चयन कर लिए हैं, उससे जुड़ा हुआ सारा पहले का जो ज्ञान है पूर्व साहित्य का अवलोकन कर लिए हैं, उद्देश्य बना लिया हमने, परिकल्पना का निर्माण कर लिया और शोध विधि भी लगा दिया। तो शोध विधि किस पर लगाएंगे? डाटा तो होना चाहिए। तो फिर हम डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा इकट्ठा करने के बाद हम डाटा का विश्लेषण करते हैं। तो डाटा संग्रह, फिर डाटा का विश्लेषण, और उसके बाद फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं, फिर लेखन करते हैं, फिर उसके बाद हम संदर्भ ग्रंथ सूची देते हैं और आखिरी में परिशिष्ट देते हैं। तो ये 5, 6, 7, 8 स्टेप्स हैं। फिर से रिपीट करता हूँ। शोध समस्या का चुनाव करना, संबंधित साहित्य का पूर्व अवलोकन करना, शोध उद्देश्य का निर्माण करना, शोध परिकल्पना का निर्माण करना, शोध विधि का लागू करना, शोध के लिए आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, फिर उसको लिखना, फिर सारांश लिखना, फिर संदर्भ सूची तैयार करना, फिर परिशिष्ट। तो ये स्टैंडर्ड एक स्टेप्स हैं, चरण है शोध के। अब हम बात कर रहे थे कि परिकल्पना का। तो परिकल्पना जो होता है हाइपोथेसिस, वो भावी समाधान होता है। उस शोध समस्या, जिस समस्या का हमने चयन किया है, उस समस्या का भावी समाधान जो रिसर्च के बाद निकलेगा, एक पूर्व अनुमानित समाधान होता है। तो किसी समस्या का तत्कालिक समाधान जो बाद में भले ही बदल जाए, उसको हम परिकल्पना कहते हैं। शोध परिकल्पना किसी शोध समस्या का वह तत्कालिक समाधान होता है जो बाद में भले ही बदल जाए। तो परिकल्पना जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो शोध परिकल्पना हमेशा शोध की उद्देश्यों पर निर्भर करता है, ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। हमारा शोध का उद्देश्य क्या क्या है, कैसा है, उसी के आधार पर परिकल्पना का निर्माण होता है। यह शोध परिकल्पना हमेशा पॉजिटिव फॉर्म यानी कि सकारात्मक फॉर्म में रहता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब हम परिकल्पना का लेखन करते हैं तो कभी भी नहीं या नॉट शब्द का यूज नहीं करते हैं। हमेशा हम सकारात्मक, जैसे इस शोध के बाद प्रेमचंद के उपन्यासों में किसान जीवन के संघर्ष का चित्रण हो सकेगा, इस शोध के बाद प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री पात्रों के मनोवैज्ञानिक संघर्ष का वर्णन किया जा सकेगा। तो कहीं भी इन वाक्यों में नोट या नोट शब्द नहीं है, नो शब्द नहीं है। तो शोध परिकल्पना हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, और शोध परिकल्पना अगर पॉजिटिव फॉर्म में है तो ही वह शोध एक्सेप्ट होता है। अगर शोध परिकल्पना नेगेटिव फॉर्म में आ गया तो शोध रिजेक्ट हो जाता है। तो शोध परिकल्पना नेगेटिव फॉर्म में भी होता है कभी कभी, लेकिन अगर नेगेटिव फॉर्म में आ गया तो फिर उसको रिसर्च को रिजेक्ट हो जाना होगा। इसलिए कभी भी शोध परिकल्पना को हम नेगेटिव फॉर्म में लिखते नहीं हैं, हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखते हैं, सकारात्मक वाक्यों में ही लिखते हैं। जो शून्य परिकल्पना होती है वह नेगेटिव फॉर्म में होती है, उसी को नल हाइपोथेसिस कहते हैं, उसी को जीरो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बस अगर प्रश्न यह आता है कि जीरो हाइपोथेसिस क्या है, तो वह शोध परिकल्पना जो नकारात्मक रूप में होता है उसे नल हाइपोथेसिस या जीरो हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना कहते हैं। वह परिकल्पना जो नेगेटिव फॉर्म में, नकारात्मक फॉर्म में होता है, नकारात्मक रूप में होता है, उसे हम ऋणात्मक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और अगर किसी शोध के बाद परिकल्पना
नकारात्मक आ रहा है तो वह रिसर्च रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए शोध के स्वीकार होने के लिए आवश्यक है कि परिकल्पना सकारात्मक रूप में हो, पॉजिटिव फॉर्म में हो और स्वीकार हो। ठीक, तो नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, शोध के प्रकार। शोध के प्रकार अलग चीज़ है और शोध के की प्रविधि अलग है। रिसर्च मेथड अलग चीज़ है और टाइप ऑफ रिसर्च अलग चीज़ है, दोनों में अंतर है। तो हम अभी बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के प्रकार। तो रिसर्च मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूलभूत अनुसंधान। इसी को अंग्रेजी में फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च कहते हैं। हिंदी में मूलभूत अनुसंधान, आधारभूत अनुसंधान कहते हैं इसको, ठीक है, मौलिक अनुसंधान भी कहते हैं। तो क्या होता है? और दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च, यानी कि व्यवहारिक अनुसंधान, अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, व्यवहारित अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। और पहला फंडामेंटल रिसर्च, मूलभूत या बेसिक रिसर्च कहते हैं उसको। जो मूलभूत अनुसंधान होता है वो क्या होता है? जब हम किसी रिसर्च के बाद हम नियमों का निर्धारण करते हैं, सिर्फ सिद्धांत का निर्माण करते हैं, तो उसको हम आधारभूत अनुसंधान कहते हैं। वह अनुसंधान जिसके बाद केवल नियमों का, सिद्धांतों का, परिकल्पनाओं का, अवधारणाओं का निर्माण हो, उसे मूलभूत अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। और फंडामेंटल रिसर्च को लागू करने के लिए जो रिसर्च किए जाते हैं उसे अप्लाइड रिसर्च या व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। तो आधारभूत शोध के निष्कर्ष जो होते हैं, फंडामेंटल शोध के जो निष्कर्ष होते हैं, वो सीधे लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नियमों के रूप में होते हैं, अवधारणाओं के रूप में होते हैं। तो आधारभूत शोध में सिद्धांत या प्रतिपादन किया जाता है, पोथी का, पुस्तकों का निर्माण होता है, नियमों का निर्माण होता है, ठीक है। मूलभूत अनुसंधान के निष्कर्षों को लागू करने के लिए, उपयोग करने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए व्यवहारिक यानी कि अप्लाइड रिसर्च किया जाता है। और अप्लाइड रिसर्च के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसको डायरेक्ट हम लागू कर सकते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च वह होता है जिसके निष्कर्षों को सीधे लागू किया जा सकता है, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि जिस रिसर्च के निष्कर्ष को सीधे डायरेक्ट लागू कर सकते हैं, व्यवहार में यूज कर सकते हैं, उसे हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। और जिस रिसर्च के निष्कर्ष को लागू नहीं कर सकते हैं, वो उसको सिर्फ सिद्धांत के रूप में, नियमों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में, अवधारणाओं के रूप में ही रखते हैं, उसे मूलभूत अनुसंधान कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वह क्या है? वह आधारभूत सिद्धांत अनुसंधान का प्रकार है, फंडामेंटल रिसर्च है, क्योंकि उस नियम को हम सीधे कहीं लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसी न्यूटन के नियम के आधार पर हम कोई मशीन बनाते हैं जो मनुष्य जीवन में लागू होता है, समाज में लागू होता है, तो हम वो अप्लाइड रिसर्च हो जाता है, ठीक है। इसलिए व्यवहारित अनुसंधान से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं अप्लाइड रिसर्च से, उसको हम सीधे विभिन्न परिस्थितियों में, समाज में, जीवन में लागू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के रिसर्च होते हैं। एक रिसर्च होता है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक रिसर्च, शोध। एक्शन रिसर्च यह भी शोध का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च का मतलब है किसी समस्या पर तुरंत हमको सोल्यूशन चाहिए, टू फाइंड इमीडिएट सोल्यूशन, है ना, टू फाइंड आउट द इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी समस्या के तत्कालिक समाधान के लिए तुरंत कोई समाधान ढूंढना हो तो हम वहाँ पर एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध का प्रयोग करते हैं, क्रियात्मक शोध करते हैं वहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर टीचर स्टूडेंट की समस्या हो, क्लासरूम की समस्या हो, तो ये छोटे स्तर पर होते हैं, तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च होता है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में बच्चे प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, उपस्थिति कम है, तो तुरंत हम एक रिसर्च कर सकते हैं कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो क्लासरूम में पढ़ाई नहीं हो रही है ना, एक निष्कर्ष निकाला और तुरंत उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो छोटे स्तर पर होता है। क्रियात्मक अनुसंधान की खोज की थी कोरे ने, KOREY, कोरे ने 1953 ईस्वी में। एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध जो होता है उसका स्कोप बहुत छोटा है। ये एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति, एक स्कूल, एक कक्षा या पार्टिकुलर किसी प्रॉब्लम से संबंधित होता है एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक रिसर्च यानी एक्शन रिसर्च के जो क्रियात्मक अनुसंधान या शोध के जो निष्कर्ष होते हैं, चूँकि वो बहुत छोटे स्तर के होते हैं, पार्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उसके निष्कर्ष को सामान्यतः हम जनरलाइज नहीं करते हैं,
वह सिर्फ उसी समस्या के लिए उसके निष्कर्ष को लागू किया जाता है, सिर्फ उसी समस्या के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ रिसर्च मेथड्स के बारे में, अनुसंधान की विधियाँ। पहला होता है दार्शनिक अनुसंधान, फिर एक है ऐतिहासिक अनुसंधान प्रविधि विधि, एक होता है केस स्टडी, समस्या मूलक केस स्टडी, एक होता है परिघटनात्मक फिनोमेनोलॉजिकल परिघटनात्मक शोध, एक होता है निर्जातीय रिसर्च शोध। तो ये सब शोध के प्रकार हैं। निर्जातीय शोध वह होता है जब हम किसी स्थान विशेष या समुदाय विशेष की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि के को आधार बना के रिसर्च करते हैं, तो उसे हम निर्जातीय शोध कहते हैं। वह विशेषकर आदिवासी समुदायों इत्यादि पर निर्भर के क्षेत्रों में होता है। उसकी कि उस समुदाय विशेष की संस्कृति कैसी है, वेशभूषा, खान पान, कल्चर, रहन सहन, शादी विवाह के, जीवन मृत्यु के नियम इत्यादि कैसे हैं, इस पर रिसर्च करते हैं। तो यह बहुत छोटा होता है, निर्जातीय शोध कहते हैं इसको, शोध विधि कहते हैं। एक होता है परिघटनात्मक शोध विधि। परिघटनात्मक शोध विधि में क्या होता है कि इसमें जो घटना या समस्या है, उस समस्या से डायरेक्ट जो लोग जुड़े होते हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर इसमें रिसर्च किया जाता है। खास के जो मीडिया रिपोर्ट्स छपते हैं, घटना घट जाती है फिर मीडिया रिपोर्ट छपता है, तो वो कैसे छपता है, उस घटना के बारे में जिसने देखा है, सुना है, महसूस किया है, तो उसके आधार पे, अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे, साक्षात्कार के आधार पे दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई बिहार का पुराना डकैत था, वो अपने अनुभव सुनाता है कि हम गब्बर सिंह के साथ रहे थे, हमने फलाने के डकैत के साथ या फलानी घटना में हम रहे थे, या इस घटना के बाद जो अपराधी भागे तो इसी रास्ते से भागे थे, हमसे ये पूछा था और ये ऐसा किया था। तो अनुभवों के आधार, घटना से जुड़े लोगों के अनुभवों और उसके साक्षात्कार इत्यादि के आधार पे ऐसा रिसर्च किया जाता है। ये एक्चुअली मीडिया में ज़्यादा यूज होता है। अगला होता है केस स्टडी। केस स्टडी रिसर्च की वह विधि है, शोध की वह विधि है जिसमें कोई एक संस्थान, समुदाय, गांव, शहर, मोहल्ला या कोई भी इंडिविजुअल समस्या, प्रॉब्लम को हम गहराई से डीपली अध्ययन करते हैं। केस स्टडी में नाम ही है केस, समस्या, केस स्टडी। किसी एक समस्या, एक यूनिट लेकर के उस पर डीपली रिसर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास में सारे बच्चे का नंबर ठीक ठाक आ रहा है, एक बच्चे का कम आ रहा है, तो वो एक केस हो गया कि ये बच्चा क्यों नंबर आ रहा है। अब उस बच्चे पर डीपली रिसर्च करेंगे, ठीक है, कि इसका नंबर कम क्यों आ रहा है। ये केस स्टडी कहलाता है। ठीक है, इस केस स्टडी के जो फाइंडिंग्स होंगे, निष्कर्ष होंगे, वो लिमिटेड होंगे और उसका हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में सभी बच्चों के नंबर ठीक आ रहे हैं, एक बच्चे कम आ रहा है, तो उस एक बच्चे पे जो सोल्यूशन उस रिसर्च करके, खोजबीन करके, हम पूछताछ करके जो निष्कर्ष निकालेंगे, वो सभी बच्चों पर लागू नहीं कर सकते हैं, कि वो सिर्फ उसी की समस्या है। केस स्टडीज़ को कहते हैं। ठीक है, केस स्टडी की खोज जीन पियाजे ने की थी और इसी के आधार पर उन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए, एक होता है कि दार्शनिक शोध और ऐतिहासिक शोध। ये दोनों शोध क्या हो, दार्शनिक शोध क्या होता है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है ना, कविता का उद्देश्य क्या है, कहानी का परम लक्ष्य क्या है ना, निबंध क्यों महत्वपूर्ण, निबंध का जीवन में क्या योगदान है, साहित्य का जीवन में क्या उपयोगिता है। तो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य है, क्या आदर्श है, इस पर जब विचार करेंगे तो दार्शनिक दृष्टिकोण कहलाता, दार्शनिक शोध कहलाता है। और दार्शनिक शोध और ऐतिहासिक शोध क्या होता है, ऐतिहासिक शोध बीती हुई घटनाओं पर रिसर्च करना, पास्ट पर, ठीक है, रिसर्च करना, इसको हम ऐतिहासिक घटनाओं पर जब शोध कार्य किया जाता है तो ऐतिहासिक विधि से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। इन दोनों शोध में, ऐतिहासिक शोध में और दार्शनिक शोध में, हम हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्या होना चाहिए, ये तो अपने आप में एक परिकल्पना है ना, तो इसमें परिकल्पना नहीं बनाते हैं। उसी तरह ऐतिहासिक शोध में घटना तो घट चुकी है, अब क्या होना चाहिए थोड़े हम कुछ कर सकते, घटना को बदल नहीं सकते ना। तो दार्शनिक और ऐतिहासिक शोध में परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं किया जाता है। परिकल्पनात्मक शोध में, ऐतिहासिक शोध में, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम डाटा इकट्ठा करते हैं दो तरीके से। एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा,
सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। चूँकि घटना इतिहास में घट चुकी है, अब उस पर रिसर्च करेंगे तो हमें जो सोर्स मिलेगा वो दो तरीके के मिलेंगे। एक सोर्स, एक आंकड़ा, एक डाटा वो मिलेगा जो घटना से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, और दूसरा जो डायरेक्ट ना जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो दो तरीके को, जैसे मान लीजिए हम आपातकाल पे बात करते हैं, तो जिन लोगों ने आपातकाल झेला है उसका अनुभव लेंगे हम, तो डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स है। लेकिन अब जिन्होंने आपातकाल नहीं झेला लेकिन किताबों में आपातकाल के बारे में पढ़ा है, अब उनसे पूछेंगे तो वो सेकेंडरी सोर्स हो गया, क्योंकि उन्होंने वो उस घटना से, प्रॉब्लम से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। तो वह डाटा, वह आंकड़ा, वह व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी जो घटना से डायरेक्ट जुड़ा होता है वो प्राइमरी सोर्स कहलाता है आंकड़ों का, और जो डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, इनडायरेक्ट जुड़ा होता है, उसको द्वितीयक स्रोत कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक होता है गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध। ये क्या होता है? जब हम किसी रिसर्च पर क्वालिटी, गुण, विशेषताओं के आधार पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, वर्णनात्मक करते हैं, तो वो गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। और जब हम रिसर्च में मात्रा, डाटा, आंकड़ा, जब हम भावनाओं और विचारों पर जोर देते हैं तो वो गुणात्मक शोध होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। क्वालिटी यानी गुण, मात्रा, क्वालिटी का मतलब ही है गुण, भावना, मात्रा, विचार, आदर्श, है ना। इस पर जब हम अध्ययन जोर देते हैं रिसर्च में तो वह गुणात्मक शोध कहलाता है। और जब हम भावनाओं और विचारों पर जोर न दे करके आंकड़ों पर, डाटा पर, संख्या पर जोर देते हैं तो वह मात्रात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाता है, मात्रात्मक शोध कहलाता है। अब जैसे आप देखिए कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, गुणात्मक शोध होता है, वह इंडक्टिव अप्रोच रखता है। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच रखता है। और जो मात्रात्मक शोध होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, वह डिडक्टिव अप्रोच रखता है। गुणात्मक शोध का जो छोटे सैंपल पे वो बेस्ड होता है, छोटे स्तर पर, और लार्ज स्केल पर मात्रात्मक शोध होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की वाली बात है। एक होता है प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये दरअसल साइंस में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, किसी घटना या किसी समस्या पर हम लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में रिसर्च करते हैं। इसमें प्रयोगशाला में मशीनों के द्वारा रिसर्च किया जाता है और उसमें दो चर होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। चरों के सहारे रिसर्च करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर वे होते हैं जिनमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि चाय बना रहे हैं तो कितना चीनी देंगे ये हमारे हाथ पर निर्भर है, लेकिन चाय कितनी मीठी होगी ये किस पर निर्भर करता है, हमारी चीनी देने की मात्रा पर। तो दो चर, एक हमारा चीनी डालने की का मात्रा हो गया एक चर, और दूसरा मिठास दूसरा चर है। तो जो पहला चर है चीनी डालना, वो हम उस पर हम बदलाव कर सकते, चीनी कभी कम दे सकते हैं, कभी अधिक दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिठास होगा वो हमारे उसी चर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर। स्वतंत्र चर वे होते हैं जिस पे हम बदलाव कर सकते हैं, और आश्रित चर वे होते हैं जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं तो जल बनता है। अब हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु को मिलाएंगे, है ना, तो जल बनेगा। तो हम ये मिलाना हमारे हाथ पर है, क्या बनेगा ये हमारे हाथ पर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट चर हो गया, डिपेंडेंट चर हो गया। ठीक, अगर हम हाइड्रोजन की दो अणु की जगह तीन अणु मिला देंगे तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो जो रिसर्च प्रयोगशाला में रिसर्च के दौरान जिन वेरिएबल्स पर हमारा कंट्रोल होता है उन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिन वेरिएबल्स पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, उन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, यह जो प्रयोगात्मक शोध होता है वह कारण से प्रभाव की ओर जाता है। ठीक है, इसको कारण से प्रभाव की ओर खोजते हैं। ठीक, तो एक ही रिसर्च का होता है प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध। एक शोध होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, पश्चगामी अनुसंधान, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। दरअसल जब कोई घटना घट चुकी होती है और उसके कारणों, उसके आधार पे हम कारणों का पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ
मात्रा में अलग अलग चीज़ों को मिला दिए तो कुछ बन गया। तो अब जो बना है वो हमारे काम का निकल आया। तो हमने कहा कि ये कैसे बना, तो हमने क्या क्या मिलाया था, फलाना 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 चीज़ें मिलाई थी फलानी मात्रा में, तो ये बन गया था। तब घटना घट चुकी होती है, तब हम जो है उसका, दरअसल एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का उल्टा होता है, ये जान लो, ठीक है। एक प्रयोगात्मक रिसर्च में जैसे हम कारण से प्रभाव की ओर जाते हैं, तो एक्स पोस्ट फैक्टो में प्रभाव से कारण की तलाश करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कुछ बातें थी जिन्हें जानना जरूरी था। शुक्रिया।